हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं वीवी यादव, आपका बायो अध्यापक। बच्चों, इसके पहले के क्लास में हमने आपको कोशिका के सजीव कोशिकांगों का वर्णन किया था, उसके बारे में बताया था। आज है कोशिका का भाग केंद्रक। केंद्रक है जो कोशिका के बीच में पाया जाता है, और केंद्रक ही कोशिका की जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करता है। जैसे किसी कंपनी में मशीनों के कार्यों को नियंत्रित करने का कार्य एक इंजीनियर करता है, उसी तरह से कोशिका की जैविक क्रियाओं के नियंत्रण का कार्य केंद्रक करता है। यानी केंद्रक की तुलना कंपनी के इंजीनियर से की गई है। सामान्य रूप में हर कोशिका में एक केंद्रक होता है। अब केंद्रक के प्रमुख 4 भाग होते हैं: केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका तथा क्रोमैटिन तंतु। केंद्रक कला केंद्रक के चारों ओर एक आवरण होती है जिसे केंद्रक कला कहते हैं। यह प्लाज्मा झिल्ली की भांति दोहरी दीवार की बनी होती है, और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक कला नहीं पाई जाती है। केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक में केंद्रक कला पाई जाती है। और केंद्रक कला जो होती है सेलेक्टिव परमिएबल होती है, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। यह केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों के आदान प्रदान को नियंत्रित करने का कार्य करती है। दूसरा है केंद्रक द्रव्य। तो केंद्रक कला से घिरा हुआ जो तरल या मैट्रिक्स होता है उसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। यह पारदर्शी, कोलाइडी तथा न्यूक्लियो प्रोटीन से बना हुआ अर्ध तरल पदार्थ होता है, और यह केंद्रक कला से घिरा रहता है। इसके अंदर केंद्रिका, क्रोमैटिन धागे तथा इसके अतिरिक्त एंजाइम, खनिज लवण, आरएनए एवं राइबोसोम आदि पाए जाते हैं। तीसरा भाग है केंद्रिका। केंद्रक द्रव्य के अंदर 1 से 3 लगभग गोलाकार सघन संरचनाएं होती हैं, जो काले रंग की दिखाई गई है चित्र में। इन्हें केंद्रिका कहते हैं। और केंद्रिका में प्रोटीन, आरएनए, डीएनए होता है। इसका प्रमुख कार्य राइबोसोमल आरएनए का निर्माण करना होता है, संश्लेषण करना होता है, जो प्रोटीन के साथ संयुक्त होकर के राइबोसोम बनाता है। अतः केंद्रिका को राइबोसोम के उत्पादन की मशीन कहते हैं। इसके बाद है चौथा क्रोमैटिन तंतु। केंद्रक द्रव्य के अंदर सूक्ष्म क्रोमैटिन तंतु जाल के रूप में फैले हुए होते हैं। ये तंतु कोशिका विभाजन के समय अपेक्षाकृत मोटे, सघन और स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। इनको ही गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणसूत्र, या अंग्रेजी में कहते हैं क्रोमोसोम। और ये मुख्यतः डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। तो ये 4 भाग है जिसको मैं आपको चित्रों के माध्यम से बच्चों दिखा रहा हूं। ये देखें,
ये चित्र दिखाई दे रहा है। सबसे बाहर की ओर ये दोहरी झिल्ली की दीवार की बनी हुई क्या है? केंद्रक कला है। और केंद्रक कला बीच बीच में जैसे लगता है टूटी हुई है, टूटी हुई नहीं है बच्चों, यानी इनके बीच में छिद्र पाए जाते हैं, जिन छिद्रों से होकर के केंद्रक का पदार्थ कोशिका द्रव्य में जाता है और कोशिका द्रव्य का जो होता है वह कहा जाता है केंद्रक में आता रहता है। इसलिए इस केंद्रक झिल्ली को हम कहते हैं सेलेक्टिव परमिएबल, यानी कुछ पदार्थों को वह अंदर बाहर आने जाने देती है। और उस केंद्रक कला से आप देखेंगे बाएं और दाहिने दोनों तरफ जो है ये संरचना निकली हुई है। यहां पर आप देखें, ये जो है, और इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि राइबोसोम बने हुए हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अंतःप्रदब्बी जलिका है, और अंतःप्रदब्बी जलिका के ऊपर जो है बच्चों क्या चीज है? इसके ऊपर राइबोसोम है, इसलिए यह कणिका में अंतःप्रदब्बी जलिका कही जाती है। चित्र दिखाई दे रहा है स्पष्ट? इसके बाद आप देखेंगे कि केंद्रक कला से जो घिरा हुआ तरल द्रव है उसी को हम क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य कहते हैं। पारदर्शी होता है, कोलाइडी होता है, और न्यूक्लियो प्रोटीन से बना हुआ अर्धतरल होता है। और उसमें भी दो तरह की प्रोटीन दिखाई दे रही है। किनारे की तरफ जो है हेट्रोक्रोमैटिन ये प्रोटीन होती है, और उससे बीच में यूक्रोमैटिन, कौन सी है? यूक्रोमैटिन है। और केंद्रक द्रव्य के भीतर ये काले रंग की जो गोल संरचना बनाई गई है इसी को हम क्या कहते हैं? केंद्रिका कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? केंद्रिका। और इस केंद्रिका के अंदर जो है बच्चों ये प्रोटीन, आरएनए, डीएनए पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य होता है ये राइबोसोमल किसको बनाना? आरएनए को बनाना, और आरएनए प्रोटीन से संयुक्त होकर के राइबोसोम बना देता है। इसलिए इस केंद्रिका को राइबोसोम की फैक्ट्री कहते हैं। और इसके बाद इस केंद्रक द्रव्य के अंदर बच्चों जो है ये धागे जैसी जो संरचनाएं पाई जाती हैं उन्हीं को हम कहते हैं गुणसूत्र। क्रोमैटिन धागे जो होते हैं ये यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन ये धागे दिखाई पड़ रहे हैं, और यही धागे कोशिका विभाजन के समय मोटे हो जाते हैं, संघनित हो जाते हैं और क्लियर दिखाई पड़ते हैं। इनको गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं। तो ये है बच्चों जो है किसका चित्र? केंद्रक की संरचना का चित्र है। ठीक है। अब इसके बाद है केंद्रक का कार्य क्या होता है। तो केंद्रक मैंने बताया था कि कोशिका में होने वाली जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, और यह कोशिका विभाजन का नियंत्रण करता है। केंद्रक में उपस्थित आनुवंशिक पदार्थ होते हैं जो जीवों के लक्षणों की वंशागति के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये केंद्रक की संरचना हो गई। अब इस केंद्रक में मैंने कहा गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो अब गुणसूत्र की संरचना जो है पढ़ाया जाना है। केंद्रक का जो आविष्कार पहले ही मैं बता चुका हूं कि 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। अब इस केंद्रक द्रव्य में जो क्रोमेटिन धागों से बनी हुई संरचना होती है या जो उसका गुच्छा होता है, और जो
कोशिका विभाजन के इंटरफेज अवस्था के समय मोटा और संगठित हो जाता है, उसको हम गुणसूत्र कहते हैं। वार्डेयर ने जो है ये इसको 1889 में क्रोमोसोम नाम दिया था। स्ट्रासबर्गर ने भी इसकी खोज किया था। और सामान्य रूप से मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। हर जंतुओं में गुणसूत्रों की या क्रोमोसोम की संख्या अलग अलग होती है। पेड़ पौधों में भी, सब पेड़ पौधों में अलग अलग होती है। इसीलिए इन गुणसूत्रों के कारण ही, संख्या के कारण ही कोई भी जीव अपने ही जाति में जो है क्रॉस करके संतान उत्पत्ति कर सकता है, करता है, दूसरे जात के साथ नहीं कर सकता है। जैसे सरसों का फूल है और उससे हम चाहें कि आम के फूल से उसमें क्रॉस करावें तो ये संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि सबके गुणसूत्रों की जो संख्या है और संरचना है वो क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। अब गुणसूत्र जो होता है, गुणसूत्र की संरचना में सबसे बाहर की ओर जो है इसमें पेलिकल होती है। ये बच्चों मैं चित्र दिखा रहा हूं कि गुणसूत्र की संरचना होती कैसी है। दिखाई दिया? ये गुणसूत्र की संरचना है। सबसे बाहर पेलिकल लिखा हुआ है, यानी बाहर की जो दीवार होती है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं, पेलिकल। यानी पेलिकल दीवार से यह चारों तरफ से घिरा हुआ होता है। और इसके भीतर का जो पूरा पदार्थ मैट्रिक्स होता है, इस मैट्रिक्स में धागे जैसी कुंडलनी की संरचना पाई जाती है, दो। और आधे को यानी एक एक को हम कहते हैं क्रोमोनिमेटा या अर्धगुण सूत्र। इसको अर्धगुण सूत्र लिखा हुआ है, देखिए, क्रोमोनिमेटा या अर्धगुण सूत्र। और ये जो अर्धगुण सूत्र हैं वो नीचे की ओर देखिए, जहां पर मिलते हैं उसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं। और वही स्थान जो है प्राथमिक संकीर्णन का भी कहलाता है। फिर आगे की ओर द्वितीयक संकीर्णन भी होता है इसमें। और नीचे जो होता है, नीचे वाला भाग या अंतिम छोर जो होता है वह सैटेलाइट कहलाता है। और सबसे आगे का जो छोर होता है उसको हम कहते हैं टीलोमियर। दूसरे वाले चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा, ऊपर टेलोमियर लिखा हुआ है जो है। और इस क्रोमोनिमेटा के ऊपर कुछ दूरी पर ये कणिकाओं जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं और उनको कहते हैं क्रोमोमियर्स। क्या कहते हैं, क्रोमोमियर्स। और गुणसूत्रों की जो संरचना होती है बच्चों, वह होती है न्यूक्लिक अम्लों यानी डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन तथा अन्य अम्लीय प्रोटीनों से यह बनी हुई होती है। इसलिए परंतु गुणसूत्र में इसका विन्यास जो होता है वह अत्यधिक जटिल होता है। तो इस तरह से ये है गुणसूत्र की संरचना का चित्र कि बाहर पेलिकल की का आवरण होता है, भीतर जो इसका मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स के अंदर जो है कुंडली के आकार की दो संरचनाएं आपको दिखाई पड़ रही हैं। इसको क्रोमोनिमेटा कहते हैं। और क्रोमोनिमेटा जहां पर मिलते हैं उसको सेंट्रोमियर कहते हैं। यही पर प्राथमिक संकीर्णन होता है। और फिर आगे चल करके दूसरी जगह भी ये जुड़ती हैं, इसलिए वहां पर द्वितीयक संकीर्णन होता है। और गुणसूत्र का अंतिम छोर सैटेलाइट कहलाता है और आगे का छोर टीलोमियर कहलाता है। गुणसूत्र जो होता है वह न्यूक्लिक अम्लों, डीएनए, आरएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन एवं अन्य अम्लीय प्रोटीनों का बना हुआ है। तो ये हो गया बच्चों जो है गुणसूत्र की संरचना के बारे में। अब गुणसूत्र की जो का कार्य क्या है,
तो गुणसूत्र एक तो है कि उस पर जीन्स पाए जाते हैं जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करने का कार्य करते हैं। गुणसूत्रों की संख्या अधिक हो जाए या कम हो जाए तो इसके कारण जीव में बहुत सारे लक्षण क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं और इनके द्वारा आरएनए का निर्माण होता है। उस और आरएनए के निर्माण के कार्यों का नियमन भी होता है और गुणसूत्र विभिन्न उपापचयी क्रियाओं को केंद्रित करने का भी कार्य करते हैं। तो ये हो गया केंद्रक की संरचना और केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्र की संरचना। अब बच्चों बताना है कि केंद्रक में या गुणसूत्र जो होता है, मैंने कहा कि यह न्यूक्लिक अम्लों का बना होता है, आरएनए और डीएनए। आरएनए और डीएनए अम्लों का बना हुआ होता है। तो हम अब आरएनए और डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। यानी केंद्रक द्रव्य में न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं बच्चों। एक को कहते हैं डीएनए और दूसरे को कहते हैं आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल और आरएनए का फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। अब पहले हम बताएंगे कि डीएनए की संरचना कैसी होती है। तो डीएनए यह जीवों में पाए जाने वाला सबसे बड़ा अणु होता है और यह हजारों इकाइयों या एकलकों का बना होता है। इसे हम जो है न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर कहते हैं, बहुलक कहते हैं। अब इसमें इसकी संरचना में कौन कौन चीजें होती हैं। प्रत्येक जो डीएनए होता है वह मुख्य तीन चीजों से मिलकर बना होता है। पहला है पेंटोस शर्करा, दूसरा है फास्फोरिक अम्ल और तीसरा है नाइट्रोजनीय क्षारक। पेंटोस शर्करा दो प्रकार की होती है, डीऑक्सीरिबोस शर्करा और रिबोस शर्करा। डीऑक्सीरिबोस शर्करा डीएनए में होती है, रिबोस शर्करा आरएनए में होती है। फास्फोरिक अम्ल इसका नाइट्रोजनी क्षारक है बच्चों। नाइट्रोजनी क्षारक के दो ग्रुप हैं, प्यूरीन तथा पिरिमिडीन। प्यूरीन में नाइट्रोजनी क्षारक आता है एडेनिन, ग्वाइनिन और पिरिमिडीन के अंतर्गत आता है थाइमिन तथा साइटोसिन। थाइमिन की जगह आरएनए में एक नाइट्रोजनी क्षारक होता है यूरेसिल। तो ये हो गया शर्करा कितने तरह की है और नाइट्रोजनी क्षारक कितने तरह के हैं। अब डीएनए की संरचना में डीऑक्सीरिबोस शर्करा है और नाइट्रोजनी क्षारक है। नाइट्रोजनी क्षारक मैंने बताया कि चार होते हैं, एडेनिन, ग्वाइनिन, थाइमिन, साइटोसिन। जब डीऑक्सीरिबोस शर्करा किसी क्षारक से जुड़ती है तो उस संरचना को कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। अब चूंकि चार प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक हैं, इसलिए चारों से अलग अलग डीऑक्सीरिबोस शर्करा जुड़ेगी और चार प्रकार के न्यूक्लियोसाइड बनते हैं। वो चार प्रकार के न्यूक्लियोसाइड कौन कौन होते हैं? डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी ग्वाइनोसिन, डीऑक्सी थाइडिन, डीऑक्सी साइटिडीन। ये न्यूक्लियोसाइड हो गए। अब प्रत्येक जो न्यूक्लियोसाइड है वह एक एक फास्फोरिक अम्ल से जुड़ेगा, तब बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। तो यानी चार न्यूक्लियोसाइड है तो चारों अलग अलग फास्फोरिक अम्ल से जुड़ेंगे तो चार न्यूक्लियोटाइड बनेंगे।
डीऑक्सी एडिनाइलिक अम्ल, दूसरा डीऑक्सी गुआनिलिक अम्ल, तीसरा डीऑक्सी थाइमिडाइलिक अम्ल, और चौथा है बच्चों डीऑक्सीसाइटिडाइलिक अम्ल। तो न्यूक्लियोटाइड भी 4 होते हैं, न्यूक्लियोसाइड भी 4 होते हैं। आप को मैं इसमें बता रहा हूं कि कैसे मैंने इसको जोड़कर लिखा है, तो उसको आप समझें कि डीएनए की संरचना में ये देखिए, दिखाई दे रहा है, देखें, डीऑक्सी रिबो शर्करा है, फास्फोरिक अम्ल है, नाइट्रोजनी क्षारक हैं, और ये नाइट्रोजनी क्षारक 4 तरह के दिखाई दे रहे हैं। प्यूरिन में एडेनिन ग्वाइनिन, पेरिमिडीन में थायमिन यूरेसिल आपको दिखाई, थायमिन और साइटोसिन दिखाई दे रहा है, दिखाई दिया। अब जब ये राइबोज शर्करा इस नाइट्रोजनी क्षारकों से जुड़ रही है, देखिए न्यूक्लियोसाइड बराबर लिखा हुआ है, राइबोज शर्करा प्लस नाइट्रोजनी क्षारक, और 4 नाइट्रोजनी क्षारक इसमें दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दिए। कौन कौन से? डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी ग्वाइनोसिन, डीऑक्सी थायरिन और डीऑक्सी साइटिडीन। क्लियर है? अब बच्चों जब ये न्यूक्लियोसाइड 4 तरह के हैं, तो चारों तरह के न्यूक्लियोसाइड जब जुड़ते हैं किससे? फास्फोरिक अम्ल से, तो ये 4 तरह का न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। और ये न्यूक्लियोटाइड चारों तरह के, ये देखिए, दिखाई दे रहे हैं। मैंने बताया था न्यूक्लियोटाइड बराबर है न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फोरिक अम्ल, जिसमें चारों तरह का डीऑक्सी एडिनाइलिक अम्ल, डीऑक्सी गुआनिलिक अम्ल, डीऑक्सी थाइमिडाइलिक अम्ल और डीऑक्सी साइटोडाइलिक अम्ल दिखाई दिया। अब ये जब 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड हो गए, तो कहा गया है कि डीएनए की जो संरचना होती है वह न्यूक्लियोटाइड के अणुओं के मिलने से बनती है, और 100, 200, हजारों जो इसके न्यूक्लियोटाइड के अणु होते हैं वो मिलकर के डीएनए के अणु की संरचना करते हैं। अब डीएनए की जो संरचना है सामान्य रूप से समझें कि डीएनए, पहले वैज्ञानिकों ने बताया कि डीएनए की जो संरचना है वह एक सीढ़ी की तरह से है। बांस वाली सीढ़ी बच्चों देखे हैं, लोहे की या बांस की जो है, वो सीढ़ी में 2 पोल होते हैं, और दोनों पोल के बीच बीच में छोटे छोटे डंडे लगे हुए होते हैं, जिस पर आप पैर रख करके ऊपर चढ़ते हैं। तो उसको उस रूप में समझें कि जो दोनों तरफ के पोल हैं वो एक एक कुंडली है, क्योंकि डीएनए की संरचना द्विकुंडलीय संरचना होती है। तो बांस की जो दोनों पोल हैं वह एक एक कुंडली है, और वो कुंडली किससे से बनी है? शर्करा और फास्फोरिक अम्ल से बनी है, या डीऑक्सी रिबो शर्करा और फास्फोरिक अम्ल से बनी है। अब जहां जहां पर शर्करा है उनके बीच में नाइट्रोजनी क्षारक 2 जुड़े हैं, बाएं तरफ और दाएं तरफ, दोनों तरफ देखिए। तो एक
शर्करा से एक कुंडली की शर्करा से अगर एडेनिन जुड़ा हुआ है तो उसके ठीक सामने वाली कुंडली, जो कुंडली है, उसकी शर्करा से क्या जुड़ा होगा? थायमीन, ए और टी, और दोनों के बीच में ये डबल बॉन्ड है, दो लाइन बनाई गई है, उसको कहते हैं द्विबंधु। फिर नीचे की ओर देखेंगे कि दूसरा डंडा जो उसका बन रहा है, उसमें फिर शर्करा से साइटोसिन से जुड़ा हुआ है ग्वाइनिन, और दोनों के बीच में 3 लाइन दिखाई देती है, वह है ट्रिपल बॉन्ड कहलाता है। तो साइटोसिन और ग्वाइनिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इस तरह से फिर वो बदलते रहते हैं, फिर थायमीन एडेनिन से, फिर ग्वाइनिन साइटोसिन से, इस तरह से उनके डंडे जुड़े रहते हैं। बच्चों यहां पर जो है, जो चित्र है, इसको आप देखिए, दिखाई दे रहा है? मैंने लिखा है जो दो डंडे हैं, कुंडली जो है पी एस पी ऐसे लिखा हुआ है। एस का मतलब शर्करा, पी का मतलब फास्फोरिक अम्ल। तो यह शर्करा और फास्फोरिक अम्ल से एक एक कुंडली दोनों ओर की बनी है, और बीच में जो डंडे दिखाई दे रहे हैं, आप देखेंगे कि शर्करा के से एक एडेनिन है और दूसरी तरफ से थायमीन है, टी है और ए, दोनों के बीच में ये डबल बॉन्ड है, और नीचे की ओर जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, फिर टी और ए के बीच में डबल बॉन्ड है, फिर जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये डंडे जैसी संरचना आपको दिखाई पड़ रही है। तो इस तरह की संरचना पहले के लोगों ने बताया था कि डीएनए की संरचना सीढ़ी नुमा होती है, लेकिन बाद के जो वैज्ञानिक हुए, वाटसन एंड क्रिक, बच्चों वाटसन एंड क्रिक ने जो है 1953 ईस्वी में डीएनए का एक मॉडल प्रस्तुत किया, जो है डीएनए अणु का, वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, यानी डीएनए की द्विचक्राकार संरचना का मॉडल उन्होंने प्रस्तुत किया, और उसका चित्र इस प्रकार से है। ये है डीएनए का मॉडल, ये देखिए, ये द्विचक्राकार संरचना है। इसमें जो दोनों कुंडली हैं वह एक एक्सिस पर दोनों एक दूसरे पर लिपटी होती है विपरीत दिशा में। दिखाई दे रही है दोनों कुंडली, और इन कुंडलियों के, दोनों कुंडलियों को जोड़ने का जो कार्य करते हैं वो नाइट्रोजनी क्षारक हैं। एडेनिन थायमीन से जुड़ता है डबल बॉन्ड के द्वारा, और ग्वाइनिन साइटोसिन के द्वारा जुड़ता है ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा। और हमेशा एडेनिन और थायमीन की संख्या बराबर होती है, ग्वाइनिन और साइटोसिन की संख्या बराबर होती है। और आप ये देखेंगे चित्र में कि जो यह घुमाव है एक्सिस का, एक घुमाव ऊपर से नीचे तक, देखिए एक लाइन मैंने खींचा है, एक घुमाव कहां तक है, और उसकी लंबाई जो है 34 एंगस्ट्रॉम है। एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है, और जो इसका डायमीटर है, व्यास है डीएनए का, वह 20 एंगस्ट्रॉम होता है। तो एक घुमाव में आपको जो 34 एंगस्ट्रॉम की दूरी दिखाई दे रही है, उसमें 10 न्यूक्लियोटाइड आते हैं। कितने आते हैं? 10 न्यूक्लियोटाइड, गिन लीजिए, 10 आएंगे इसमें जो है, ठीक है।
तो इसमें बच्चों ये जो चित्र है, इसमें जो कुंडलियों को दिखाया गया कि दोनों कुंडली एक दूसरे पर आपस में लिपटी हुई होती हैं। एक श्रृंखला, इसमें एक न्यूक्लियोटाइड का 5वां कार्बन दूसरे न्यूक्लियोटाइड के तीसरे कार्बन से फास्फोडाइस्टर बंध द्वारा जुड़ा हुआ होता है। यानी कि प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का एक सिरा 5 तथा दूसरा सिरा 3 होता है, और दोनों में आप ये देख रहे हैं कि जो नाइट्रोजनिक क्षारक है बच्चों, वह एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड है, और जो साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में जो है ट्रिपल बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है। और दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे की पूरक होती हैं। डीएनए में प्यूरिन तथा पिरिडिन की मात्रा भी बराबर होती है। तो इस तरह से ये आपको दिखाया गया कि डीएनए की संरचना कैसी है। 20 एंगस्ट्रॉम इसका व्यास होता है। एक घुमाव की दूरी जो होती है 34 एंगस्ट्रॉम की है, और एक घुमाव में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम की होती है। दोनों कुंडली एक दूसरे पर कैसे एक दूसरे के विपरीत आपस में लिपटी हुई होती हैं। हो गया? तो ये है बच्चों जो है डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि वाटसन एंड क्रिक ने जो है ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया था। इसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। क्या महत्व है? डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है, और यह आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करने का कार्य करता है। और इसमें सेल्फ प्रतिकृति यानी सेल्फ रिप्लिकेशन का भी गुण होता है, और डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है, और यह प्रत्यक्ष रूप से जैविक क्रियाओं को भी नियंत्रित करने का कार्य करता है। ये हो गया डीएनए के बारे में। अब दूसरा है आरएनए, राइबोन्यूक्लिक अम्ल। इसकी संरचना जैसे डीएनए में पेंटोज शर्करा डीऑक्सीरिबोज होती है, उसी तरह से इसमें पेंटोज शर्करा रिबोज होती है। फास्फोरिक अम्ल इसमें भी होता है। नाइट्रोजनी क्षारक इसमें भी प्यूरिन के एडेनिन ग्वानिन होते हैं, और पिरिमिडिन में थायमिन की जगह पर यूरेसिल होता है और साइटोसिन होता है। यह एक कुंडली की संरचना होती है, और एक कुंडली की संरचना बच्चों ये होती है, और डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। आरएनए 3 तरह का होता है। संदेशवाहक आरएनए या मैसेंजर आरएनए, दूसरा स्थानांतरण आरएनए या ट्रांसफर आरएनए, तीसरा राइबोसोमल आरएनए। तो ये 3 तरह के हैं, और तीनों का कार्य अलग अलग होता है। जैसे संदेशवाहक जो आरएनए होता है, यह इसमें प्रोटीन संश्लेषण की सूचनाएं होती हैं। प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशेष मैसेंजर आरएनए होता है, और डीएनए में जो संचित प्रोटीन संश्लेषण की सूचनाएं हैं वह एमआरएनए में लिपिबद्ध होती है, और यह एक मैसेंजर के समान प्रोटीन संश्लेषण की सूचना लेकर कोशिका द्रव्य में प्रोटीन संश्लेषण के स्थल पर पहुंचता है, सूचना लेकर के पहुंचता है। दूसरा है स्थानांतरण आरएनए, जो ये क्या करता है, कोशिका द्रव्य में एमिनो अम्ल को लेकर के एमआरएनए तक पहुंचाता है, यानी एमिनो अम्ल को एमआरएनए तक पहुंचाता है। और जो राइबोसोमल आरएनए है,
यह राइबोसोम में होता है। यह प्रोटीन संश्लेषण के समय एंजाइम की भांति कार्य करता है। तो इस तरह से ये 3 प्रकार के आरएनए होते हैं, राइबोसोमल, ट्रांसफर और मैसेंजर, और तीनों के कार्य अलग अलग है। अब है डीएनए और आरएनए में अंतर क्या होता है। तो सुन लो बच्चों पॉइंट वाइज। डीएनए दोहरी श्रृंखला का बना होता है, आरएनए एकहरी श्रृंखला का या एकल श्रृंखला का बना होता है। डीएनए में डीऑक्सी रिबोज शर्करा होती है, आरएनए में रिबोज शर्करा होती है। डीएनए में एडेनिन, ग्वाइनिन, थाइमिन, साइटोसिन, नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं। आरएनए में एडेनिन, ग्वाइनिन, यूरेसिल तथा साइटोसिन ये नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं। डीएनए में द्विगुणन की क्षमता होती है और आरएनए में ये क्षमता नहीं होती है। डीएनए आनुवंशिकी पदार्थ होता है, यह कोशिकाओं की सभी जैविक क्रियाओं का नियमन करता है, और आरएनए यह आनुवंशिक सूचना वाहक का कार्य करता है, प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। और डीएनए मुख्य रूप से केंद्रक के अंदर गुणसूत्र में मिलता है। इसकी कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया, लवा तथा सेंट्रियोल में भी मिलती है। और जो आरएनए होता है केंद्रक के अंदर केंद्रिका में, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और कोशिका द्रव्य में मिलता है। डीएनए अस्थायी होता है और आरएनए अस्थायी होता है। तो इस तरह से बच्चों मैंने आपको केंद्रक की संरचना बताया, केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्र की संरचना बताया, फिर गुणसूत्र न्यूक्लिक अम्ल का बना होता है, फिर न्यूक्लिक अम्ल के जो दोनों प्रकार हैं डीएनए और आरएनए, इनकी संरचना के बारे में बताया, और आरएनए और डीएनए में क्या अंतर है इन सबको बता दिया। इस तरह से ये चैप्टर भी आपका अब समाप्त हो गया। तो बच्चों इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें, सुनें, समझें और पढ़ें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा इसमें कमेंट लिखें। इसी के साथ बच्चों गुड बाय, थैंक यू।